my dear friends, this is Akanksha Singh. Welcome you on YouTube channel Way to JRF. आज हम डिस्कस करने वाले हैं सैम्पलिंग टेक्निक्स। तो ये थर्ड लेक्चर है, इसके पहले 2 लेक्चर्स आ चुके हैं, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। साथ में अगर आपको सारे वीडियोस एक साथ देखने हैं तो उसका पूरा अलग से प्लेलिस्ट भी बना है, रिसर्च मेथडोलॉजी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम डिस्कस करेंगे सैम्पलिंग टेक्निक्स। सैम्पलिंग टेक्निक्स में क्या है, द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, देन टाइप ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो हम ये सारे टेक्निक्स अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि इसमें से जो टेक्निक्स है उसमें मोस्टली कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। वो ये है कि प्रोबेबिलिटी टेक्निक्स कौन सी हैं एंड नॉन प्रोबेबिलिटी टेक्निक्स कौन सी हैं, और कुछ इसमें सैम्पलिंग के नाम दे देते हैं। जो भी सैम्पलिंग एक कोई टेक्निक का नाम दे दिया, फिर उसके स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन इसमें ज़्यादा आते हैं। एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलेगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पे सारे PDF मिल जाएंगे। नाउ स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले क्या है, सैम्पलिंग टेक्निक्स या फिर सैम्पलिंग मेथड्स। तो क्या क्या है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या फिर रैंडम सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी मतलब नॉन रैंडम सैम्पलिंग। अब यहाँ पे नाम से ही क्लियर है, प्रोबेबिलिटी ये है नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कहाँ पे होती है, जब जैसे जो लूडो वाला जो डाइस होता है, जब हम लूडो खेलते हैं, जब हम वो डाइस उसको थ्रो करते हैं तो वहाँ पे कुछ भी आने के चांसेस होते हैं कि 1 आएगा, 6 आएगा, 2 आएगा, 4, 5, मतलब वहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि कुछ भी आ सकता है। मीन्स जहाँ पे 1 से लेके 6 तक जितने भी डिजिट हैं, सब सारे डिजिट्स आने के प्रोबेबिलिटी है। मीन्स कोई भी डिजिट आ सकता है, जहाँ पे सारे जितने भी डिजिट्स हैं उनमें सब की प्रोबेबिलिटी होती है कि कोई भी डिजिट आ सकता है, उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। नॉन प्रोबेबिलिटी जहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। जैसे कोई डाइस है, उसमें सारे जो भी जितने भी 6 फेजेस हैं, सब पे 3 अगर लिखा हुआ है, तो डाइस आप कैसा भी थ्रो करो उस पर 3 ही आएगा। मीन्स जो आपने बिल्कुल पहले से कंसेप्ट सेट करके रखा है, या पहले से आपने सेलेक्ट करके रखा है, या जो आप अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग या अपने पर्पस के अकॉर्डिंग जो चीज़ें सेलेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे होती है नॉन प्रोबेबिलिटी। तो इनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि प्रोबेबिलिटी या नॉन प्रोबेबिलिटी है क्या। तो सबसे पहले आता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। Non-probability sampling is also known by different names such as deliberate sampling, purpose sampling and judgmental sampling। जहाँ पे किसी भी सैंपल को अगर हम सेलेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे कि कौन सा सैंपल सेलेक्ट होगा, कौन सा सैंपल सेलेक्ट नहीं होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं होती। जहाँ पे हम अपने पर्पस के अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग, या जो भी हमने जजमेंट बनाया है, जो पहले से हमने कॉन्सेप्ट करके रखा है, उसके अकॉर्डिंग जब सैंपल सेलेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। जैसे सिंपल सा एक एग्जांपल है इसका, जैसे कोई क्लासरूम है, वहाँ पे अगर कोई विजिट के लिए आता है और उसने कुछ क्वेश्चन किया, तो टीचर जो है वो नॉर्मली टीचर बच्चे को बोलता है कि आप आंसर करो या आप आंसर करो। तो वहाँ पे टीचर को पता होता है कि ये स्टूडेंट पढ़ने में अच्छा है, पॉसिबली इसके पास आंसर हो सकता है, तो टीचर वहाँ पे अपने पर्पज़ से, अपने जजमेंट के अकॉर्डिंग स्टूडेंट को सेलेक्ट करता है। और जो वहाँ पे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, क्योंकि टीचर ने उसी स्टूडेंट को सेलेक्ट करना है जिसको टीचर को लगेगा कि हाँ इसके पास आंसर हो सकते हैं या फिर ये पढ़ने में अच्छा है। तो ये हो गया नॉन प्रोबेबिलिटी। अब कभी कभी टीचर क्लास में पढ़ा रहा है और एट द टाइम, पढ़ाते टाइम ही जो टॉपिक पढ़ा रहा था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया, तब वहाँ पे वो किसी भी स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछ सकता है। मतलब वहाँ पे सारे स्टूडेंट, जितने भी क्लास में स्टूडेंट्स हैं, किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वहाँ पे हो जाएगी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अंडर कोटा सैम्पलिंग द इंटरव्यूअर्स आर सिंपली गिवन कोटास टू फिल फॉर्म विद डिफरेंट स्ट्रेटा। कोटा सैम्पलिंग में क्या होता है, यहाँ पे अगर कोई लार्ज, ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन है, ज़्यादा बड़ा वहाँ से सैम्पल सेलेक्ट करना है, तो कुछ क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग सारे जो पॉपुलेशन है उनको डिवाइड कर देंगे, एक स्पेसिफिक कैरेक्टर्स से डिवाइड कर देंगे, जिससे वहाँ पे जहाँ पे जो भी इंटरव्यूअर है उसको सैंपल सेलेक्ट करने में आसानी हो जाएगा। एक और वो डिफरेंट कोटा से या स्ट्रेटा मतलब ग्रुप्स से कई सारे ग्रुप्स बना देगा, और ग्रुप्स के अकॉर्डिंग वहाँ पे सैंपल सेलेक्ट कर लेंगे,
तो यहाँ पे भी होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। कोटा सैम्पल्स आर इजिली जजमेंटल सैम्पल्स एंड इंटरफेरेंस ड्रॉन फ्रॉम देयर बेसिस। कोटा सैम्पल में मोस्टली जो यूज़ होता है वो जजमेंटल सैम्पल होते हैं, मीन्स जो इंटरव्यूअर है या रिसर्चर है या टीचर है जो भी है वो अपने जजमेंट के अकॉर्डिंग सैम्पल को सेलेक्ट करता है, फिर वहाँ से जो भी रिजल्ट है वो ड्रॉ करते हैं। इन सच अ डिज़ाइन पर्सनल एलिमेंट हैज़ ग्रेट चांसेस ऑफ इंटरिंग इनटू द सिलेक्शन ऑफ सैम्पल। और इस टाइप की जो सैम्पलिंग होती है, जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, वहाँ पे ज़्यादातर जो चांसेस होते हैं वो जो पर्सनल एलिमेंट्स हैं, मीन्स जिनको आप पर्सनली जानते हो, या फिर ऐसे सैम्पल सेलेक्ट करोगे जो आप जिन पे आपको रिसर्च करने में या फिर जिनसे आपको कन्वीनियंस हो, आप इजीली वहाँ से रिजल्ट ड्रॉ कर सकते हो, तो ऐसे चीज़ें, ऐसे सैम्पल आप वहाँ पे सेलेक्ट करोगे। तो इसमें जो पर्सनल इंटरफेरेंस, बायसनेस का थोड़ा सा चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि आप पर्सनली अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सैम्पल सेलेक्ट कर रहे हो, तो वहाँ पे तो ठीक है, आपने नॉन प्रोबेबिलिटी है। और आपके अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग है तो हो सकता है कि आप थोड़ा सा रिसर्चर जो है थोड़ा सा बायस भी हो जाए, तो यहाँ पे बायसनेस के भी चांसेस होते हैं थोड़े से। तो ये हिंदी में है, तो आप हिंदी में भी देख लीजिए। नेक्स्ट आता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, मीन्स जहाँ पे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज ऑल्सो नोन एज रैंडम सैम्पलिंग, रैंडमली किसी को भी सेलेक्ट करने ला, या फिर चांस सैम्पलिंग। यहाँ पे जो सैम्पलिंग के जो दूसरे अदर नाम, जो सेकेंड नेम है, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इनके सेकेंड नेम को आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। और कभी कभी ऑप्शन में पूछ लेते हैं कि ये सारी सैम्पलिंग की टेक्निक दे देंगे कि इसमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है और कौन सी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नहीं है। तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा ध्यान दे के पढ़नी है। जो उनके जैसे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, इसको रैंडम सैम्पलिंग या चांस सैम्पलिंग भी कहते हैं। अंडर दिस सैम्पलिंग डिज़ाइन एवरी आइटम ऑफ यूनिवर्स हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ इंक्लूजन ऑफ सैम्पल। रैंडम सैम्पलिंग में जितना भी पॉपुलेशन जो भी अवेलेबल है उसमें से सबको चांस होता है कि आप किसी भी को भी सिलेक्ट कर सकते हो, तो ये डिपेंड करता, ये होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या फिर रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग इंश्योर करता है द लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी विच स्टेट दैट if on average the sample chosen is a random, the sample will have the same composition and characteristic of the universe। ठीक है, जैसे कोई पॉपुलेशन है, 100 पीपल की पॉपुलेशन है यहाँ पे, इसमें से आपको 15 सैम्पल सेलेक्ट करने हैं, तो आप रैंडमली कोई भी 15 सैम्पल उठा लोगे। मीन्स यहाँ पे जब तक आपके सैम्पल पूरे नहीं हो जाते हैं तब तक यहाँ पे जितने भी पॉपुलेशन अवेलेबल है उसमें सबको चांसेस होता है कि कोई भी सेलेक्ट किया जा सकता है। और बेस्ट ये यहाँ पे ये होता है कि जो ये पूरा 100 का कंपोजिशन था, इसमें से आपने 15 सैम्पल निकाले, तो ये सैम्पल जो है पूरे 100 पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, और इनमें से जो रिज़ल्ट निकल के आएगा वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट और ज़्यादा वैलिड होगा इन कंपैरिजन टू जो वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग था। अब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है तो यहाँ पे अगर आपको सैम्पल सेलेक्ट करना है तो वो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग 15 सैम्पल सेलेक्ट कर लेंगे, तो हो सकता है यहाँ पे रिजल्ट में थोड़ी बायसनेस हो जाए और रिजल्ट उतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं आएगा। तो जो रैंडम सैम्पलिंग का एक जो बोल सकते हैं कि पॉजिटिव इफ़ेक्ट ये है कि यहाँ पे जो रिज़ल्ट आता है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है, उसमें बायसनेस नहीं होती है, और सारे जो भी पूरे पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। It gives each element in the population an equal probability of getting into the sample and the choice are independent of one another। इसमें अगर 100 जो भी है, ये 100 पूरी 100 पॉपुलेशन है, तो ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है, इनमें से किसी को भी सेलेक्ट किया जा सकता है, सबके पास सेलेक्ट होने के चांसेस होते हैं। It gives each possible sample combination an equal probability of being chosen। मीन्स कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ सैम्पल आप बना सकते हो और सबके पास प्रोबेबिलिटी होती है कि उनको चूज़ किया जाएगा, तो इसको बोलते हैं रैंडम सैम्पलिंग या फिर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो ये हिंदी में है, हिंदी में भी देख लीजिए। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स। अब क्लासिफिकेशन में पहले हमने पढ़ा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, फिर हमने पढ़ा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या है? जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है उनमें आता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी मीन्स जो रिसर्चर अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग, जिससे वहाँ उसको रिसर्चर को रिसर्च करने में आसानी हो, उसके अकॉर्डिंग जो सैम्पल सेलेक्ट करता है उसको बोलते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में
जो रैंडमली सेलेक्ट किए जाते हैं, जहाँ पे कोई चॉइस नहीं होती है, कोई कन्वीनियंसी नहीं होती है, इनको रैंडमली सेलेक्ट किया जाता है। और जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, इसमें आता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग एंड अदर सैम्पलिंग टेक्निक्स। तो देखो इसको, ये स्नोबॉल है, स्नोबॉल को निकाल दो, ठीक है, स्नोबॉल को हटा के, मतलब ये इसको याद रखना है कि नॉन प्रोबेबिलिटी में जो सैम्पलिंग टेक्निक है वो है स्नोबॉल। अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को याद करने की एक ट्रिक है, वो है SSSC, ट्रिपल SC। देखो, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग एंड क्लस्टर सैम्पलिंग। तो ये है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को याद रखने की ट्रिक, ट्रिपल SC, ठीक है। ट्रिपल SC से आप उसको याद कर सकते हैं। और नॉन प्रोबेबिलिटी में बाकी जितनी बची वो नॉन प्रोबेबिलिटी में आ जाएंगी। तो आपको स्नोबॉल में कंफ्यूज नहीं होना है, ये स्नोबॉल सैम्पलिंग जो है वो नॉन प्रोबेबिलिटी में आती है। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आगे क्या है। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ट्रिक कैसी लगी। नेक्स्ट आता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या क्या है, जो कन्वीनियंस सैम्पलिंग है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग को हैपहज़ार्ड या फिर एक्सीडेंटल सैम्पलिंग भी कहते हैं। When population elements are selected for inclusion in the sample based on ease of access, it can be convenience sampling। हम क्या कन्वीनियंस बोलते हैं कि किसी काम को करने के लिए कन्वीनियंस है, ये कहीं आना, ठीक है। कन्वीनियंसी मतलब इजी करना, जो चीज़ें हो रही हैं, जो भी वर्क करना है उसको इजी करना। तो यहाँ पे भी रिसर्चर भी अपनी सुविधा के अनुसार जब सेलेक्ट करता है सैम्पल को, उसको बोलते हैं कन्वीनियंस sampling। Such sample are biased because researcher may unconsciously approach some kind of respondents and avoid others, and the respondents who volunteer for the study of may different in unknown। मीन्स यहाँ पे जब रिसर्चर है वो अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग जब सैम्पल को सिलेक्ट करेगा तो वहाँ पे बायसनेस आ जाएगी। और हो सकता है उसने जो भी रिस्पॉन्डेंट्स को सेलेक्ट किया है वो पूरी पॉपुलेशन जो थी, जैसे पूरा, अगर जैसे कहीं गांव में जाके उसको स्टडी करना है तो गांव में उसने 100 पीपल्स रहते हैं, तो उस 100 वहाँ पे उसने इंटरेक्ट किया, ठीक है, गांव में जाके लोगों से बात की, इंटरेक्ट की, तो कुछ लोग उसको पसंद आए, ठीक है, जो अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं। तो रिसर्चर ने अपनी ईज़ के अकॉर्डिंग उसमें से 10 लोगों को सेलेक्ट कर लिया। अब भी ज़रूरी तो नहीं कि ये 10 लोग पूरे 100 लोग को रिप्रेजेंट करें, क्योंकि रिसर्चर ने यहाँ पे अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लिए। तो यहाँ पे जो सैम्पल होगा वो बायस हो सकता है, और हो सकता है कि और जो बचे हुए हैं लोग उसमें से कुछ ज़्यादा अच्छे रिस्पॉन्डेंट्स हों, जो भी पॉपुलेशन है उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करें, तो यहाँ पे रिजल्ट बायस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देन आता है जजमेंटल सैम्पलिंग। द रिसर्चर जजमेंट इज यूज फॉर सेलेक्टिंग आइटम्स विच इज़ कंसिडर्ड एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल, जजमेंट सैम्पल ऑफ कॉलेज स्टूडेंट, ठीक है, जैसे कॉलेज में कोई विजिट हुआ, कोई बाहर से कोई एग्जामिनर आया या कुछ भी है, ठीक है, वहाँ पे जब सैम्पल को सेलेक्ट करना होता है तो रिसर्चर से पूछते हैं, उनसे कंसीडर करते हैं कि किसको सेलेक्ट करना है, किसको कौन रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे आ जाता है जजमेंटल सैम्पलिंग या फिर पर्पज वाले सैम्पलिंग, जहाँ पे टीचर को पता है कि हाँ ये स्टूडेंट्स अच्छे हैं, ये क्लास को अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे या कॉलेज को अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे, तो वहाँ पे जब जजमेंट के थ्रू, पर्पज के थ्रू सैम्पल का सिलेक्शन होता है तो उसको बोलते हैं जजमेंटल सैम्पलिंग। जैसे कॉलेज के स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना, किसी कहीं पे अगर कुछ डिबेट है, ठीक है, या कोई डिबेट है या कोई कंपटीशन है, तो वहाँ पे कॉलेज क्या करेगा, अपने बेस्ट से बेस्ट स्टूडेंट्स को तो सेलेक्ट करेगा ना, तो यहाँ पे हो गया पर्पज वाला सैम्पल। तो ये हो जाता है जजमेंटल सैम्पलिंग या फिर पर्पजिव सैम्पलिंग। ये हिंदी में है, आप हिंदी में भी आप देख लीजिएगा। एंड पूरी इसकी प्लेलिस्ट है, आप ज़रूर चेक करिएगा। एंड इससे नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है हम इससे रिलेटेड कुछ क्विज क्वेश्चंस करेंगे। फिर आता है कोटा सैम्पलिंग। तो कोटा सैम्पलिंग को हम डिस्कस करते हैं। कोटा सैम्पलिंग क्या है, सिंपली कोटा मतलब रिजर्वेशन, जहाँ पे रिजर्वेशन मिलता हो, जहाँ ऐसी प्रोबेबिलिटी जहाँ पे रिजर्वेशन मिले, कोटा मिले, उसको बोलते हैं कोटा सैम्पलिंग। रिसर्चर क्रिएट अ सैम्पल इन्वॉल्विंग इंडिविजुअल्स दैट रिप्रेजेंट अ पॉपुलेशन, ठीक है। सिंपल से यहाँ पे बोला है कि रिसर्चर ऐसी पॉपुलेशन को सेलेक्ट करता है जो वहाँ का, जिसको वहाँ पे कुछ रिजर्वेशन मिला हो, कोटा मिला हो, कोई एक स्पेसिफिक क्वालिटीज़ हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। रिसर्चर चूज दीज इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक ट्रेट्स और क्वालिटीज़। रिसर्चर जो है अपने जो सैम्पल सेलेक्ट करेगा उनको उनमें कुछ स्पेसिफिक
क्वालिटीज़ या ट्रेड्स होने चाहिए उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेगा। जैसे कोई वैकेंसी आती है, ठीक है, अब वैकेंसी आई तो उस लाइक टीचिंग की अगर वैकेंसी आ रही है, ठीक है, अब सिंपल सी एक वैकेंसी करके निकाल देंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर वैकेंसी को जैसे कैटेगराइज करते हैं कि टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, ठीक है। अब इसमें भी फिर अलग कैटेगराइजेशन कर देते हैं कि सब्जेक्ट वाइज डिफरेंट सब्जेक्ट्स, फिर यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट। तो उस स्पेशल जिसको जो चाहिए वो अपने स्पेशल कैटेगरी, अपनी स्पेशल क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग वो चीज़ सेलेक्ट कर लेता है। तो ये है सिंपल सा कोटा, जहाँ पे चीज़ें थ्रू क्वालिटीज़ के थ्रू डिवाइडेड हो और अब जिसकी भी जो क्वालिटी है उसके अकॉर्डिंग उस ग्रुप से सिलेक्ट कर लेना, इसको बोलते हैं कोटा सैम्पलिंग। और एक है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग जो कि रैंडम सैम्पलिंग में आती है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आती है। तो ये दोनों सैम्पलिंग लगभग सिमिलर हैं, ठीक है। और उसमें एक चीज़ डिफरेंट है, एक टर्म है, सिंपल सा एक टर्म है जिस टर्म के थ्रू दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो उस टर्म के बारे में हम बात करेंगे स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में। नॉर्मली दोनों का डेफिनेशन सेम है, सिर्फ एक टर्म है जो दोनों की डेफिनेशन को चेंज कर देता है, दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करता है। तो ये हम देखेंगे स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में कि दोनों के बीच को डिफ्रेंशिएट करने वाले कौन सा टर्म है। फिर आता है स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग को चेन रेफरल सैम्पलिंग भी कहते हैं। इज डिफाइंड एज द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक विच द सैम्पल हैव ट्रेड्स दैट आर रेयर टू फाइंड। मीन्स ऐसे सैम्पल्स होते हैं जिनको फाइंड करना थोड़ा रेयर होता है। देखो स्नोबॉल सैम्पलिंग को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत ईजी हो जाएगा। उड़ता पंजाब मूवी है ना, उसमें क्या करते हैं, उन लोगों को ढूंढते हैं ना जो ड्रग एडिक्टेड होते हैं। तो सेम एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं। अगर कोई रिसर्चर ड्रग एडिक्टेड पर्सन को या ऐसे पर्सन जो ड्रग्स ले रहे हैं उनको ढूंढेगा तो वो डायरेक्ट जाके तो उनसे पूछ नहीं सकता कि आप ड्रग्स लेते हो, क्या लेते हो तो बताओ। तो ये थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। तो फिर जब आप उसको रिसर्चर को सर्च भी करना है कि कहाँ पे ड्रग एडिक्टेड लोग ज़्यादा हैं, कहाँ पे ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे ड्रग प्रोन एरिया है, तो वो क्या करेगा, चेन बनाएगा। मीन्स कहीं से उसने सोर्स, कोई एक सोर्स से इन्फॉर्मेशन निकालेगा कि हाँ यहाँ से आपको पता लग सकता है। तो वहाँ पे जाके वो थोड़ा इन्फॉर्मेशन पूछेगा कि हाँ कि यहाँ पे जैसे किसी, ठीक है, अगर एरिया का नाम पता चला तो वहाँ एरिया पे जाके कुछ लोगों से बात करेगा कि हाँ यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो ड्रग्स लेते हैं या कुछ ऐसा है। तो वो पर्सन अगर उसको कुछ इन्फॉर्मेशन देता है तो फिर वो पर्सन, जो भी उसने सोर्स मिला था, वो सोर्स को, ये रिसर्चर है, ठीक है, उसको ये सोर्स मिला है, तो सोर्स से उसने थोड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की कि हाँ कहाँ पे कितना ज़्यादा एरिया है, कौन सा एरिया ज़्यादा प्रोन एरिया है। तो फिर ये सोर्स को बोलेगा कि आपको आगे से अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है या आप किसी के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो, तो यहाँ पे चेन बन रही है ना। रिसर्चर ने इस सोर्स को इन्फॉर्मेशन शेयर की कि यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा, फिर इस सोर्स ने अपने कुछ फ्रेंड्स को इन्फॉर्मेशन शेयर की, तो ये फ्रेंड्स ने फिर आगे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की, तो ये चेन बन रहा है ना। तो डायरेक्ट सैंपल, जो भी आपको सैंपल लेना है, डायरेक्ट उनसे ना पूछ के थ्रू चेन के थ्रू आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, तो उसको बोलते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो यहाँ पे भी बायसनेस का थोड़ा सा आ जाएगा ना, इसीलिए इसको नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे भी अब रिसर्चर, ये सोर्स ने इन्फॉर्मेशन दी, ठीक है, तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि इसके पास सारी इन्फॉर्मेशन थी, कुछ लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन यहाँ से हुआ, कुछ लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन यहाँ से हुआ, तो यहाँ से बायसनेस के चांसेस यहाँ भी रहते हैं, इसलिए इसको दिया है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। दिस इज अ सैम्पलिंग टेक्निक इन विच एग्जिस्ट सब्जेक्ट्स प्रोवाइड रेफरल टू रिक्रूट सैम्पलर रिक्वायर्ड फॉर अ रिसर्चर स्टडी। मीन्स एक दूसरे को रेफर करते हैं, एक दूसरे को रिक्रूट करते हैं थ्रू चेन, एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, इसको बोलते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो ये हिंदी में है, हिंदी में भी आप देख लीजिए। इसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हम डिस्कस करेंगे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। एंड सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से पहले जो मैंने आपको टेक्निक बताई है प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को लर्न करने की, तो उसको आप कमेंट में बताना है आपको टेक्निक कैसी लगी। और साथ में ही आपके लिए जो क्वेश्चन है एक, वो ये है कि फंडामेंटल रिसर्च का दूसरा नाम क्या है। फंडामेंटल रिसर्च को और दूसरे नाम से कौन से नाम से जानते हैं, ये आपका क्वेश्चन है, तो आपको ये आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। अब हम डिस्कस करते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज आल्सो नोन एज चांस सैम्पलिंग और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है, जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग बोल लो या फिर चांस सैम्पलिंग बोल लो या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बोल लो, ये सब इनके डिफरेंट नेम हैं जो आपको ज़रूर से याद करना है।
दिस प्रोसेस गिव्स ईच टाइम एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। मीन्स इसमें जो भी सैम्पल होता है उसको सबको बराबर बराबर चांसेस होते हैं कि कोई भी सेलेक्ट किया जा सकता है। इन केस ऑफ फाइनाइट पॉपुलेशन, सॉरी इन केस ऑफ इनफाइनाइट पॉपुलेशन, इनफाइनाइट मतलब जब बहुत ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन है आप उसको काउंट नहीं कर सकते, द सिलेक्शन ऑफ ईच टर्म इन द रैंडम सैम्पल इज कंट्रोल्ड बाय द सेम प्रोबेबिलिटी एंड द सक्सेसिव सिलेक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ एन अनदर। तो इसमें भी कितनी भी बड़ी इनफाइनाइट पॉपुलेशन हो जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, वहाँ पे भी सबके पास सेम चांसेस होते हैं कि सैंपल को सिलेक्ट किया जाएगा। तो और ये सभी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। लाइक 3000 की पॉपुलेशन है यहाँ पे, इसमें से आपने 100% को सेलेक्ट करना है। देखो यहाँ पे मैंने चलो ठीक है एक डेटा दे दिया 3000 है, बट आपको नहीं पता है, आपने मान लिया कि 3000 पॉपुलेशन है, यहाँ से आपने 1000 सैंपल सेलेक्ट कर लिए, तो 3000 के पास सबके पास पूरा चांस है कि कोई भी सेलेक्ट किया जा सकता है जब तक आपका सैंपल पूरा नहीं हो जाता है। और ये जो आप 1000 सैंपल सेलेक्ट करेंगे ये पॉपुलेशन को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई बायसनेस नहीं है। उसके बाद आता है रैंडम, मीन्स रैंडमली किसी को भी सेलेक्ट कर लेना। दिस इज सिंपल, एक लाइन में रैंडम। हम बोलते हैं ना कि रैंडम फोटो क्लिक करो चलते हुए, या फिर रैंडमली कुछ काम हो गया, तो रैंडम सैम्पलिंग, रैंडमली किसी को सेलेक्ट कर लेना, दिस इज रैंडम सैम्पलिंग। देन उसके बाद आता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक मीन्स सिस्टम के थ्रू काम करना। उसको जब आप सिस्टम के थ्रू काम करेंगे तो उसमें एक सीक्वेंस होगा, एक प्रोसेस होगा। तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग इज अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग where researcher select members of the population at a regular interval। जैसे लाइक 20 पीपल हैं, ठीक है, इनमें से रिसर्चर को सैंपल सेलेक्ट करना है तो एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेगा। तो पहले पता चला 5th वाला एक पर्सन सेलेक्ट कर लिया, फिर 10th वाला पर्सन सेलेक्ट कर लिया, फिर 15th नंबर पे जो पर्सन था उसको सेलेक्ट कर लिया, फिर 20th नंबर पे जो पर्सन था। एक सिस्टम है ना, 5-5 का गैप करके सेलेक्ट कर ले रहे हैं। या फिर एग्जाम्पल ये भी ले सकते हैं बाय सेलेक्टिंग 15th पर्सन ऑफ अ लिस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। कोई ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन है तो उस पर जो भी 15th के टेबल में लाइक 15th पर्सन, फिर 30th पर्सन, फिर 45 नंबर वाला पर्सन, तो ऐसे सेलेक्ट कर ले रहे हैं। या फिर कोई एरिया है, सोसाइटी है, वहाँ पे एक लाइन में घर बने हुए हैं, तो वहाँ पे उसने एक घर में जैसे सेकेंड वाला हाउस सेलेक्ट कर लिया, फिर 4th वाला हाउस, फिर 6th वाला हाउस, मीन्स एक सीक्वेंस जहाँ पे चल रहा हो उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। सिंपलर एंड मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड दैन रैंडम सैम्पलिंग। और ये जो सिस्टमैटिक सैम्पल होती है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ता है, ये एक सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको पता है आपने सेकेंड नंबर सेलेक्ट किया है, इसके बाद 4th सेलेक्ट करना है, फिर 6th सेलेक्ट करना है, तो आपके पास एक सीक्वेंस है। तो यहाँ पे अब एक सिंपल है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो ये हो गया सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। हिंदी में है, आप हिंदी में भी देख लीजिए। नेक्स्ट आता है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। देखो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग व्हेन ड्रॉन डज नॉट हमने अभी बात की थी ना, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और कोटा सैम्पलिंग दोनों में एक टर्म है जो डिफरेंशिएट करता है। वो क्या है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपको घुमा के लिखा है और ऐसे ही घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं। इफ़ द पॉपुलेशन फ्रॉम विच सैम्पल इज टू बी ड्रॉन डज नॉट, देखो यहाँ से पढ़ना है, आपको ध्यान देना है, डज नॉट कंस्टिट्यूट ए होमोजीनियस ग्रुप। अगर होमोजीनियस ग्रुप नहीं है तो कौन सा ग्रुप होगा, हेट्रोजीनियस ग्रुप। सिंपल सी बात है, जहाँ पे हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन होती है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, और जहाँ पे होमोजीनियस सैंपल होता है वहाँ पे यूज़ होता है कोटा सैम्पलिंग। ये मेन डिफरेंस है कोटा सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के बीच में। और इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जब आपके पास जो पॉपुलेशन आपको प्रोवाइड की गई, जो पॉपुलेशन आपके पास है वो हेट्रोजीनियस है ग्रुप में, तब आप कौन सी सैम्पलिंग यूज़ करोगे। और वहाँ पे ये दोनों, और इसमें सिर्फ इतना नहीं देते कि हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है, इसमें देते हैं कि हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है जिसको आपको ने ग्रुप्स में डिवाइड करके आपको सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करनी है, तो आप कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करोगे। तो स्ट्रेटिफाइड में भी पॉपुलेशन को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, कोटा सैम्पलिंग में भी पॉपुलेशन को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे एक ही टर्म है, वो है हेट्रोजीनियस, जो कि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में यूज होता है, और होमोजीनियस कोटा सैम्पलिंग में यूज होता है। द पॉपुलेशन इज स्ट्रेटिफाइड इनटू अ नंबर ऑफ नॉन ओवरलैपिंग सब पॉपुलेशंस और स्ट्रेटा।
द सैम्पल आइटम्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम ईच स्ट्रेटम। यहाँ पे अब क्योंकि पॉपुलेशन तो हेट्रोजीनियस है, लाइक कोई सोसाइटी है वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे 200 पीपल हैं, तो अब 200 पीपल में आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे अब 200 पीपल हैं, तो यहाँ पे मेल भी होंगे, फीमेल भी होंगे, एडल्ट भी होंगे, चाइल्ड भी होंगे, तो मीन्स एक जैसा ग्रुप नहीं है। तो पहले आप इनको क्लासीफाई करोगे कि मेल है, फीमेल है। अब मेल और फीमेल में भी बहुत सारे, कोई ओल्ड एज में होगा, तो यहाँ पे फिर आप एज का क्लासिफिकेशन करोगे। तो मीन्स ये हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन थी, जिसको आप स्ट्रेटा मीन्स ग्रुप, या फिर स्ट्रेटम को भी ग्रुप बोलते हैं। तो आप यहाँ पे पहले मेल एंड फीमेल का ग्रुप बना, फिर यहाँ पे मेल एंड फीमेल के बाद एज वाइज आपने डिवाइड कर दिया, तो मीन्स ग्रुप बनते जा रहे हैं, और ग्रुप में ये पॉपुलेशन जो है वो होमोजीनियस होती जा रही है। और यहाँ से जो सैंपल सेलेक्ट होंगे वो होंगे, उसमें जो टेक्निक यूज होगी वो होगी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग इन्वॉल्व्स ग्रुपिंग द पॉपुलेशन एंड देन सेलेक्टिंग द ग्रुप और द क्लस्टर रेदर देन इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ इंक्लूजन इन द सैम्पल। देखो यहाँ पे भी हमने स्ट्रेटिफाइड देखा, उसके बाद क्लस्टर। स्ट्रेटिफाइड में हमने ग्रुप बना रहे थे, ग्रुप, ठीक है, और ग्रुप में से कुछ, जैसे 100% का ग्रुप बनाया, इसमें से 10 सैंपल सेलेक्ट कर ली। अब क्लस्टर सैम्पलिंग है, ठीक है, क्लस्टर सैम्पलिंग में भी क्लस्टर का मतलब भी ग्रुप होता है। क्लस्टर सैम्पलिंग इन्वॉल्व्स ग्रुपिंग। तो यहाँ पे भी हम ग्रुप बना रहे हैं, लाइक हमने ये 5 ग्रुप बना दिए, G1, G2, G3, G4 एंड G5, ठीक है। अब अगर हम स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग लेंगे तो इनमें से कुछ हम सैंपल निकाल लेंगे, बट यहाँ पे क्लस्टर सैम्पलिंग है, मीन्स पूरा का पूरा ग्रुप को ही सेलेक्ट कर लेना। जहाँ पे पॉपुलेशन को ग्रुप्स में डिवाइड किया, जैसे सिंपली बात करते हैं, जैसे कोई क्रेडिट कार्ड कंपनी है जो क्रेडिट कार्ड बना रही है, सॉरी क्रेडिट कार्ड हटाओ, मशीन की कोई कंपनी है जो कोई मशीन बना रही है, उसने बनाई कितनी मशीन, उसने 1500 मशीन्स बनाई, ठीक है, 1 और 0, ठीक है। अब इसको सैंपल लेना है इनके, अब सैंपल, क्योंकि अगर आप चेक करेंगे इनको, इनकी रिजल्ट देखेंगे तो आप 1500 पूरी मशीन एक एक थोड़ी ना चेक करेंगे कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आप इनका अगर ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है, तो 100 मशीन के अगर हमने ग्रुप बनाए तो कितने ग्रुप बनेंगे, 150 ग्रुप बन जाएंगे। अब मशीन आपने बनाई, उनमें से रैंडमली आपने ग्रुप बना दिए 100 मशीन्स के 150 ग्रुप बना दिए, तो ग्रुप से बने रैंडम, ठीक है, रैंडमली ग्रुप बन गए। अब इन ग्रुप में से कोई 150 का ग्रुप हो गया, तो ठीक है, इनमें से आपने अगर 10 ग्रुप सेलेक्ट कर लिए, तो मीन्स यहाँ पे पूरा का पूरा ग्रुप सेलेक्ट कर लेना, उसको बोलते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग। अब यहाँ पे आप जब 10 ग्रुप सेलेक्ट करोगे तो आपके पास कितनी, आपके पास हो गया ग्रुप, उसके बाद आपने पूरे के पूरे ग्रुप को एग्जामिन किया, उनका रिजल्ट प्रेजेंट कर दिया, हो गया। ये है क्लस्टर सैम्पलिंग। तो ये हिंदी में है, आप हिंदी में भी देख लीजिएगा। एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा था कि आपको बताना है जो प्योर रिसर्च होती है उसको और दूसरा नाम क्या है, उसको और कौन से नाम से जानते हैं, और साथ में आप ये भी बताइएगा कि जो टेक्निक आपको बताई है प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को याद करने की, वो आपको कैसे लगी। एंड अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।